देखो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मेन आर्टिकल क्या क्या हैं, यही पढ़ा था। क्योंकि हम एक देख रहे थे कि पूरे जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखेंगे उस किताब को, भाई उसमें है क्या, उसमें चैप्टर कितने हैं, ये बेसिक चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब हम ये देखते हैं जो अलग अलग जो चैप्टर हैं जिनको हम पार्ट बोलते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये देखते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं इसमें हम बात करेंगे। ये देखिए, ये है उस समय का 1948 के आसपास का मैप है, लगभग 1948 के आसपास का मैप है ये, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें देखना ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब भी हम किसी भी देश का नाम लें आपको पता होना चाहिए वो देश कहाँ पर है। ये रहेगा यूएसएसआर कहाँ पर है बताइए, कलर बताइए कहाँ पर है, कैसे कलर है। देखिए ये है ना, ये पार्ट जो हरा पार्ट है ना, ये है बेटा यूएसएसआर, ये सारा का सारा। इसी को फिलहाल जो बोला जाता है, इसी के इतना हिस्सा टूट के अलग हो गया, जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये कुछ देश ये है ना, ये यहाँ से जैसे ये वाले देश ये टूट के अलग हो रखे हैं, इसको बोला जाता है ऊपर वाले हिस्से को रसिया। ये पहले क्या बोला जाता था, इस पूरे हिस्से को, यानी ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये सारा का सारा था यूएसएसआर, बिल्कुल ये पूरा का पूरा हिस्सा था, ठीक है। अभी आपको पता लग गया ना, इसको यूएसएसआर ये नाम था, इसका फिलहाल नाम है रसिया यानी कि रूस, ये नाम है इसका फिलहाल। इसके अलावा उसमें एक तो ये देखिए जब हम संविधान बना रहे थे, संविधान 1946 से लेकर 1949 तक हम जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो यानी कि एक पावरफुल देश के रूप में हम देखते हैं यूएसएसआर को, है ना। दूसरा हम देश देखते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। उस समय भी यूएसए, इतना नहीं है, ये इतना है यूएसए, अब देखेंगे अब भी इतना ही है यूएसए। ये अलास्का है ना, ये भी यूएसए का पार्ट है, ये दोनों अमेरिका के पार्ट है, इसको बोला जाता है अमेरिका। यूएसए यूनाइटेड अमेरिका, रसिया को बोला जाता है रूस फिलहाल, इसको बोला जाता है यूएसएसआर को बोला जाता था सोवियत, बिल्कुल सोवियत संघ। यानी कि हमें दो बड़े देश दिख गए उस समय, आपके सामने ही है। इसके अलावा हमें यहाँ पर फ्रांस भी दिख रहा है ना, यहाँ छोटा सा एक देश है, आप देखेंगे तो जर्मनी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि उस समय फ्रांस भी था, जर्मनी भी था। ये दो देश बोलते हैं ना, जर्मन टैंक और जर्मन, ये हिटलर वगैरह थे, तो फ्रांस था, जर्मनी था। इंग्लैंड तो ये था ही, जो इंडिया में आए थे इंग्लैंड तो था ही ना, तो ये ब्रिटिश थे। इसके अलावा हम यहाँ देखते जापान भी एक देश था उस समय, क्योंकि जिस पर हिरोशिमा नागासाकी पर इसने बम गिराए अमेरिका ने, यहाँ से यहाँ जाकर, क्योंकि ये मैप देखेंगे ना, ये देखिए ये ऐसा है, ये गोल वाला है, इसको ना ऐसा है, ये जो बम गिराए थे अमेरिका ने, ये अमेरिका है यहाँ से, है ना। इसके ये यहाँ से गए हवाई जहाज और यहाँ जाकर इन्होंने बम गिरा दिया। यहाँ पर मैप में ऐसे दिखता है और इसमें देखेंगे तो इसमें अलग दिखेगा, देखिए, है ना। ये देखिए, ये है आपका जापान, इधर है इसके समुंदर है, समुंदर के इस किनारे पर है अमेरिका, ठीक है। तो इसने बम गिराए थे, ये रहेगा आपका, यानी कि हमें कुछ देश दिखाई दे गए, नंबर 1, नंबर 2, 3 नंबर, 4, 5, 6। इसके अलावा और कौन सा देश है इस समय, कनाडा भी है, देखिए CANADA, कनाडा है, तो ये भी एक देश हो गया, इसको 7 नंबर लिख सकते हैं। ऐसे नंबरिंग डाल रहे कौन कौन मेजर देश थे उस समय। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का भी देश मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया,
एक ये भी हो गया 8 नंबर, हम डाल सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा ये साउथ अफ्रीका है, ये भी एक देश मिल गया, इसको 9 नंबर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं ना। इसके अलावा हम एक छोटा सा देश और दिखाई दे रहा है, छुटका सा, आयरलैंड, यहाँ पर है छोटा सा, आप देखेंगे ना, ये यहाँ पर है छोटा सा देश आयरलैंड, एक यहाँ भी 10 नंबर डाल सकते हैं। यानी उस समय के मेन देश यही थे। बाकी जो देश थे, जैसे कि आप देखेंगे ना, ब्राजील है, ब्राजील में क्या था, कभी ना कभी यूरोप वाले ने राज किया था, तो वहाँ का सिस्टम कैसे चल रहा था, यूरोप के अनुसार चल रहा था। जैसे अंग्रेजों ने इंडिया पर राज किया, तो इंडिया में अपने अनुसार 1935 का एक्ट हमने देखा, ये बनाया था 1935 का, यानी ब्रिटिशर के अनुसार चल रहा था। ये चीज़ें ना ऐसे चल रही थी। बाकी संसार में मेजर यही देश थे, लगभग सारे देशों ने इनकी चीज़ें अपना रखी थी। ये है, इतना क्लियर है। फोटो खींचना चाहिए कि फोटो खींच लेना इसका। वैसे आपको ये मिलेगा रिकॉर्डेड में। हो गया बेटा। इसके अलावा देखिए, ये तो देश थे, इसके अलावा फिर क्या देखते हैं हम ये देखते हैं आज का संसार कैसा है, रंग बिरंगा है पता ही नहीं लग रहा है कौन सा देश कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, पर क्लियर कट एक डिवाइडेशन तो लग रहा है कि हाँ, ये देखिए, आज देखिए रसिया ये वाला है, थोड़ा ब्लर इमेज है पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, ये छोटे छोटे कितने सारे देश टूट के अलग हो गए, देखिए कितने सारे बन गए, मक्खियों की तरह कितने सारे ये हो गए। यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका था, ये देखिए ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। देखिए मतलब सारा मैप संसार का एकदम अलग हो रखा है, कितने छोटे छोटे देश बने हुए हैं। आज हम संसार को इस रूप में देखते हैं, उस समय हम संसार को उस रूप में देखते थे। यानी आज हमारे सामने ये दुनिया है, इंडिया आज यहाँ पर है, ये आपका इंग्लैंड है, यहीं पर आयरलैंड है, ये देखेंगे ना, ये छोटे से देश है, ये आपका आइसलैंड है, ये अमेरिका है, ये कनाडा है, और बताना और कौन सा देश था, ब्राज़ील। ब्राज़ील से हमने कुछ नहीं लिया, ब्राज़ील भी इंडिया की तरह किसी न किसी की कॉलोनी था, तो यहाँ से लिया हमने कुछ चीज़ें, इन चीज़ों से। तो ये है, जापान भी है, बिल्कुल, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, हो गया ना। मेजर यही देश हैं जिनसे हमने कुछ न कुछ लिया है। इसका भी फोटो खींचना चाहिए तो फोटो खींच सकते हैं, और नेट से डाउनलोड करना चाहिए, नेट से कर लेना। हो गया बेटा। अभी इसका है, देखिए अगला हम देखते हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका हमने जैसे कि पिछली क्लास में बोला था 50% हिस्सा वो है जो हमने, हाँ बिल्कुल, बाहर से लिया गया है। 50% जो, सॉरी, बाहर से लिया गया, और 50% हिस्सा वो है जो 1935 के एक्ट से लिया गया है। यानी 1935 का जो आपका अधिनियम था, इससे 50% हिस्सा लिया गया है। 50% 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ये है। तो इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, लिखिए, ये लिखना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोज फीचर आर, यानी कि हमारे संविधान, ऊपर लिखना सोर्स, स्रोत, सोर्स स्रोत लिखा। इसमें लिखिए नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान।
इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोज फीचर आर, यानी कि इसमें निम्नलिखित प्रावधान है। 1935 के अधिनियम से हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम, फेडरल संघीय प्रणाली, इसको बोला जाता है फेडरल स्कीम, संघीय प्रणाली। कल हमने देखा था ना, संघ के बारे में, फेडरल के बारे में बात करते हैं, देखा था ना, याद है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल का कार्यालय, इसको राज्यपाल का पद लिख सकते हैं, लिखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल पता है ना क्या होता है, क्या होता है राज्यपाल? नहीं, राज्यपाल होता है, जैसे हर एक स्टेट है ना, मान लो ये यूपी है, एमपी है, कोई भी स्टेट मान सकते हैं, ये स्टेट में हर एक व्यक्ति अपने में से किसी व्यक्ति को चुनेगा जिसको उसका रिप्रेजेंटेटिव बोला जाएगा, उसको बोलेंगे एमएलए। एमएलए क्या होते हैं, सब एमएलए इस स्टेट के लिए कानून बनाते हैं, दूसरे स्टेट के लिए दूसरे स्टेट के एमएलए बनाएंगे, इस स्टेट के व्यक्ति अपने में से किसी व्यक्ति को चुनेंगे, एमएलए बोलेंगे। छोटा एरिया होता है, एमपी का एरिया बड़ा होता है। एमएलए सामान्य रूप से नॉर्मली ये माना जाता है, एक एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आपकी पार्लियामेंट में बैठता है, यानी कि ये आपकी संसद में बैठता है, संसद में, यानी कि आपके लोअर हाउस में बैठता है, लोअर हाउस जिसको कि लोकसभा बोला जाता है, इसमें बैठेगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये लोअर हाउस लोकसभा में बैठेगा, तो इसका क्या रहेगा, इसका जो एरिया होता है ना, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, काफ़ी बड़ा, लगभग डिस्ट्रिक्ट जितना एरिया। एमएलए क्या होगा, एक एमपी के उसमें 4 से 5 एमएलए तक का एरिया आ जाता है, यानी वो जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा उसका एरिया बड़ा होगा। अपने एरिया में से एक तो आप एमपी चुनते हैं, एक एमएलए चुनते हैं, 2 व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। एमएलए के इलेक्शन अलग होते हैं, एमपी के इलेक्शन अलग होते हैं। जब हम बोलते हैं मोदी जी के लिए इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी के लिए हो रहा है, राहुल गांधी जी के लिए हो रहा है, सामान्य रूप से हम बोल रहे होते हैं कि पार्लियामेंट में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। जब हम बोलते हैं राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत बनेंगे, या फिर कौन सा है दूसरी वो मैडम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, सिंधिया परिवार से ही हैं, नहीं, भैरव सिंह शेखावत नहीं है, एक ये हैं आपके, इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो ये देखेंगे राजस्थान में कौन बनेंगे, इसके अलावा बिहार में कौन बनेंगे, एमपी में कौन बनेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन बनेंगे। तो जब ये इलेक्शन हो रहे होंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री के इलेक्शन के नाम से इलेक्शन लड़ा जाएगा, यानी लोग एमएलए को चुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है दोनों के इलेक्शन इकट्ठे आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस साल वहाँ के मुख्यमंत्री के चुनाव करना है, एमएलए के इलेक्शन है, 2 साल बाद एमपी के इलेक्शन है। जैसे आप देखेंगे 2024 में इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन हुए, एमपी के इलेक्शन लोअर हाउस के। फिलहाल आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लोग अपने में से एमएलए चुन रहे हैं। झारखंड के व्यक्ति हैं, अपने में से एमएलए चुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एमएलए के इलेक्शन अलग रहते हैं, एमपी के अलग होते हैं, दोनों के सेपरेट होते हैं। कई बार इकट्ठे भी हो जाते हैं। एमपी बैठेंगे पार्लियामेंट में, संसद में, वो बनाएंगे देश का कानून, ठीक है। लोकसभा, जैसे लोकसभा है ऐसे ही ऊपर होता है अपर हाउस होता है राज्यसभा, बताया था ना। इन दोनों के ऊपर जब दोनों कानून को, दोनों में बहस होगी, डिबेट होगी, कानून बन जाएगा तो ऊपर भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जिस दिन सिग्नेचर कर देंगे उस दिन से कानून लागू माना जाएगा। राष्ट्रपति बैठते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। यहाँ पर सेम होता है, एमएलए कहाँ बैठेंगे, जो स्टेट है उसकी, बिल्कुल उसकी राजधानी में, उसकी कैपिटल में नॉर्मली यहीं बैठते हैं। जैसे हिमाचल के बैठेंगे शिमला में, इसके अलावा बैठते हैं यहाँ पर बैठेंगे, राजस्थान के बैठेंगे जयपुर में, एमपी के बैठेंगे भोपाल में, बिहार के बैठेंगे पटना में। हर एक स्टेट के एमएलए अपनी राजधानी में सामान्य रूप से बैठते हैं।
दिल्ली के एमएलए कहाँ बैठेंगे? यहाँ पर आप देखेंगे ना सिविल लाइन के आसपास। जैसे अगला मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय, विधानसभा। विधानसभा का मतलब ही क्या है? सिविल लाइन से पहले का आपने स्टेशन याद है? जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा, फिर सिविल लाइन आता है। सिविल लाइन से जस्ट पहले वाला है विधानसभा। विधानसभा का मतलब क्या है? ये दिल्ली के एमएलए है। उस बिल्डिंग से, उस मेट्रो से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, आपको एक बिल्डिंग दिखाई देगी व्हाइट रंग की, उसमें दिल्ली के जो एमएलए चुन के आते हैं वो बैठते हैं यहाँ पर। और ये क्या करते हैं? दिल्ली के लिए कानून बनाते हैं। देश के लिए नहीं बनाएंगे, दिल्ली के लिए। दिल्ली में चीज़ें कैसे हो, फ्री बस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बिजली फ्री देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, जो दिल्ली के पास जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर कानून बनाएंगे। तो हर एक स्टेट में ऐसे जो होती है, विधायिका होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, ये होता है लोअर हाउस। एमएलए बैठेंगे लोअर हाउस में। सेम एक रहता है अपर हाउस भी बना देते हैं स्टेट में। हमने देखा था ना प्रोविंस बना रखे हैं, प्रोविंस में कई बार अपर हाउस भी बना देते हैं। अभी उनको स्टेट बोला जाता है, उसमें अपर हाउस बना देते हैं, जैसे उसमें बनाया। उनके भी इनडायरेक्ट चुनाव होंगे। इनके कौन चुनते हैं? एमएलए इनके चुनेंगे, लोग तो नहीं चुनते राज्यसभा वालों को। यहाँ पर भी जो इलेक्शन होंगे ना, सीधे लोग नहीं चुनेंगे इनको। जैसे इसमें ना, इसमें कोटा होता है, जो ग्रेजुएट होते हैं ना स्टूडेंट, वो चुनते हैं, टीचर चुनते हैं, ऐसे करके अलग अलग कोटा सीटें होती है, वो चुनते हैं। पूरे भारत में हर एक स्टेट में ये नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेट है जिनमें ये हैं अपर हाउस। तो कानून यानी यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। जब दोनों में कानून बन गया, दोनों बोले हाँ भाई कानून बनाते हैं। जैसे बिहार में लिकर बैन किया है, शराबबंदी करना है, तो कानून बनाते हैं। तो ये क्या रहेगा? इस पर भी तो कोई सिग्नेचर करने वाला हो। कौन सिग्नेचर करेगा? उस स्टेट का जो हेड होता है, उस स्टेट का हेड को बोलते हैं गवर्नर। गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल ये रहता है आपका गवर्नर। यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम चीजें। इंडिया में जब संविधान बन रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उन्होंने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने ज्यादा इधर उधर की चीजें डाल दी, समझ ही नहीं आएगा। चीजें जितनी सिंपल की जा सकती है आप सिंपल कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है सेम लगभग हर चीज वही स्टेट में कॉपी मार दी। कॉपी मार दी, आप वहां पढ़ेंगे लगभग चीजें यहाँ याद हो जाएंगी, 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर हो गया गवर्नर, यहाँ पर पीएम है, यहाँ पर हो जाएगा राज्यों में सीएम, यहाँ पर कैबिनेट है, यहाँ स्टेट की कैबिनेट हो जाएगी। लगभग चीजें वहीं चलेंगी। यहाँ पर लोअर हाउस है, यहाँ पर लोअर हाउस हो जाएगा। यहाँ पर लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, यहाँ पर विधानसभा बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ अपर हाउस को राज्यसभा बोलेंगे, यहाँ पर विधान परिषद बोलेंगे। चीजें वही रहेंगी सेम, बस नाम हल्का सा बदल जाएगा। इतने तक का क्लियर है? अब आपको ये पता लग गया ना ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब क्या होता है हर एक स्टेट में। जैसे पहले क्या होता था ना, देखो अंग्रेजों ने, हमने देखा था 1935 के एक्ट में, देखिए कितने राज्यों में बनाए थे, कितने प्रोविंस में बनाए थे। 11 में से कितने में बनाए थे? देखिए बताइए कौन कौन से में? कितने स्टेट हो गए? 6। तो यानी 6 राज्यों में गवर्नर बनाए थे। वही चीजें हमने, देश आजाद हुआ था, हम सोचे ठीक है अपनी चीजें उठा लेते हैं ना, जो काम की है ये चीजें उठा ली और ये गवर्नर का ऑफिस हो गया। ठीक है, अभी है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है बताना आप? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या आ जाएगा, जुडिशरी में आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। 3 कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? कहां पर है? ठीक है,
दिल्ली में, ठीक है। हाई कोर्ट होता है कहाँ पर? लगभग हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है। एक रहता है लोअर कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोअर कोर्ट होगा, बिल्कुल। इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, यानी एक हो गया न्यायपालिका, यानी संघीय ढांचा। भाई हमने देखा है ना पिछले कानून में 1935 के एक्ट में दिया हुआ है जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, इसमें फेडरल सिस्टम है। हमने देखा था ना, सेंटर होगी स्टेट होगी, दोनों में 3 तरह की लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी, यानी संघीय ढांचा जिस तरह का वहाँ सिस्टम था एज इट इज हमने अपना लिया। गवर्नर का ऑफिस पहले भी, उसमें भी हमने देखा है कि गवर्नर होते थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको ट्रांसफर थी, कुछ रिजर्व थी। ट्रांसफर थी हस्तांतरित विषय, रिजर्व थी यानी कि वो गवर्नर अपने कानून बनाएंगे। तो ये हमने एज इट इज अपना ली। जुडिशरी न्यायपालिका, हमने देखा एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया था उन्होंने, फेडरल कोर्ट बनाया था ना, देखिए उसको पढ़ के देखिए है या नहीं। RBI और है ना, तो हमने क्या किया, उठा लिया लगभग जुडिशरी, ठीक है। ये हो गया न्यायपालिका, लिख लें आप। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, हमने देखा था ना उस समय एक लोक सेवा आयोग भी बनाया गया था, तो ठीक है। ये इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन आपातकालीन प्रावधान, ये हमने यहाँ से लिया है आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, हो गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, प्रशासनिक विवरण, यानी देश में IAS कैसे होगा, IPS कैसे होगी, ये चीज़ें यहाँ लिखिए, प्रशासनिक विवरण। अगला है, फिर हमने कुछ अलग अलग देशों से भी चीज़ें उठाई। भाई जो हमारे पास थी पहले तो हमने उसको उठाया, जैसे होता है ना कि भाई पहले जो आपके पास आपको दिया जाता है पहले वो तो पढ़िए ना, बाहर का तो बाद में पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम चीज़ें तो वो पढ़ना है, तो जो आपको दिया गया वो पढ़िए। तो सेम चीज़ें यहाँ पर है। सबसे पहले क्या है, कंट्रीज। कंट्रीज में कौन सा है, हमने 1935 के एक्ट से उठाया 50%, फिर हमने देखा भाई बाहर से क्या क्या उठा सकते हैं। बाहर से हमने चीज़ें देखी, ओ ऑस्ट्रेलिया का देश है, हम कहाँ गए घूमते घूमते, नीचे देखा कहाँ पर, अरे एक ऑस्ट्रेलिया देश है, हाँ ठीक है, इससे हमने क्या उठा लिया, ऑस्ट्रेलिया से। लिखिए आप, ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट है समवर्ती भी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो 1935 के एक्ट में भी है, पर उसकी डिटेल में हमने माना यहाँ से उठाया है हमने। देखिए पहले क्या था, ये है, हमने देखा कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ तो देश बना सकता कानून, कुछ पर हर एक स्टेट बना सकते हैं। अब क्या करें, जो चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए जरूरी हैं वो हमने लगभग डाल दी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे एजुकेशन है, शिक्षा है, भी शिक्षा के ऊपर दोनों कानून बनाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी। अगर एजुकेशन पर दोनों कानून नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, पता लगा यूनिवर्सिटी का पेपर देने गए, पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, इस स्टेट ने अलग बना रखा है, उसने अलग बना रखा है, यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत अलग होता है। अब बात आ गई UPSC का पेपर है, पता लगा अरे हमारे यहाँ तो पढ़ाया नहीं जाता, तो समझ गए। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। PhD के पेपर में देने गए, पता ही नहीं लगा कुछ, तो दोनों का लगभग सेम कानून बनाते हैं दोनों। अगर कल को किसी भी मुद्दे पर विवाद हो जाता है, किसी भी इश्यू पर कन्फ्लिक्ट होता है, तो किसकी बातें मानी जाएंगी, झगड़ा हो गया, हम तो कानून ऐसा बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको तो ये मानना पड़ेगा। अब किसकी माने,
क्या है, क्या होगा? दोनों का नहीं तो कानून बनेगा। भाई स्टेट ने कानून बना दिया, स्टेट बोला कि हम तो ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हम तो एजुकेशन के ऐसे चलाएंगे, स्टेट बोला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति ये बना रखा है। अभी कुछ समय पहले आई थी, के कस्तूरी रंजन जी ने उनका ड्राफ्ट तैयार किया था, ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। स्टेट इसी के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। विवाद हो जाता है, इशू हो जाता है दोनों में, स्टेट बोलता नहीं हम तो नहीं मानेंगे, तब क्या होगा? स्टेट चाहता है हम तो एक चीज पढ़ाएं, सेंटर चाहता है हम दूसरी चीज। अगर दोनों में झगड़ा होता है तो झगड़े में बात किसकी मानी जाएगी? सही है, ठीक है। आपके पिताजी का झगड़ा हो जाता है, आपकी ज्यादा सही है तो मानी किसकी जाती है? बताइए। नहीं माने जाते पिताजी की। अरे वो सही है या गलत है बात उसकी मानी जाएगी। सही गलत का तो पैरामीटर ही खत्म हो जाता है। आप बोलते मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो अभी पढ़ाई नहीं करनी, मुझे सोना है। पिताजी बोलते अभी पढ़ाई करनी है, नहीं मुझे नींद आ रही है, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। मैं तो पूरे दिन से पढ़ाई कर रही थी, थक गई। नहीं 1 घंटा और पढ़ाई करो। आप क्या करेंगे? आप बोलते नहीं पढ़ाई करो, आपके पिताजी बोल रहे हैं पढ़ाई करना। माता जी आती है, वो किसकी मानेंगे? पढ़ लो कुछ देर, क्या होता है? तो कहने का है जब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पर सरकार चलाती है, तो सामान्य रूप से माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। कल को जब आप अधिकारी बनेंगे, तो जब अधिकारी बनते हैं, जब भी झगड़ा हो जाएगा, आप देखना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेगी, कोर्ट में केस जाता है। और ये संविधान में लिखा भी गया है। पहले ही बोला कि भाई हर एक स्टेट को, स्टेट ये बोल रहा है कि हम तो अलग होना चाहते हैं। क्या अलग हो सकता है? हाँ, वो हम देखेंगे कि इंडिया से अलग नहीं हो सकता। ये हमने कॉन्करेंट लिस्ट की बात की। कॉन्करेंट लिस्ट में झगड़ा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। हो गया, ठीक है। समवर्ती सूची। फिर है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, जो आपने लिखा था ना 300A में, कल याद है? 300A में याद है? व्यापार वाणिज्य लिखिए, ये यहां से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। यानी भाई आपको जो काम धंधा करना है करिए ना, किसने मना किया है? सही काम कीजिए, ये मत कीजिए बना बना के गोला बारूद बेचना शुरू करे, बना बना कर कट्टे बेचना शुरू करे। ये काम नहीं करना है। पता है ना कट्टा क्या होता है? तमंचे होते हैं, वो नहीं बनाने। आपको इलीगल हथियार नहीं बनाने, जो सही काम है वो करना है। पता लगा आपको? अच्छा, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, ट्रेड है, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कॉमर्स है, कोई भी वाणिज्य कर सकते हैं। क्या आपको किसी को अफीम बेचने की फ्रीडम है? लिखा है? नहीं है, ऐसी चीजें नहीं बेच सकते, बिल्कुल ठीक है। अगला है इसमें ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस। भाई दोनों दो हैं, पार्लियामेंट के 2 हैं। एक तो है आपका लोअर हाउस है, लोकसभा है, एक है आपका अपर हाउस है। इसने कोई कानून पास कर दिया, उसमें वो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, वो कानून को पास ही नहीं करने दे रहे हैं। दोनों में यहाँ भी झगड़े तो होते ही रहते हैं। अभी हमने देखा सेंट्रल स्टेट में झगड़े हो गए, अभी हमने देखा 2 हाउस में झगड़े हो गए। तब क्या होगा? ये बोल रहे कानून बनाओ, ये बोल रहे कानून नहीं बनने देंगे, तब क्या होगा? इनका क्या होगा ना, इनका ये बोलेगा अच्छा, बोले भाई 2 आदमियों के बीच का झगड़ा है, 2 सदनों के बीच का झगड़ा है, 2 हाउस के बीच का झगड़ा, आप इकट्ठे बैठिए, बात तो कीजिए, बात करने के बाद फिर इकट्ठे बैठने के बाद वोटिंग कीजिए, यही तो है। तो यहाँ पर क्या है, इसके 552 मेंबर हैं, हम 552 ही मान के चलेंगे, वैसे 543 बैठते हैं, हमने बताया था ना। हाँ बिल्कुल, इसके हैं 250 मान के चलते हैं इनके, हम पूरे के पूरे मानते हैं, ठीक है।
अभी क्या है 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, 50+1% ने ये पास कर दिया कानून, यहाँ पास हो रखा है। यहाँ इसका 50% कितना होगा? 125+1 126 पास कर रहे हैं। 126 को पास करना होगा। यहाँ 126 पास नहीं कर रहे थे। जब इकट्ठा बैठेंगे, इनके पास ज़्यादा संख्या है, फेवर में इनके बात हो जाएगी, क्योंकि इकट्ठा बैठेंगे तो ज़्यादा लोग हैं ना यहाँ पर, ये जो चाहेंगे वो चीज़ें मनवा लेंगे। क्योंकि फिर अभी तो अलग अलग का मेजोरिटी, यहाँ 50% का यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ से पास होकर फिर यहाँ गया तो यहाँ भी 50% को पास करना है। तो बोले कि चलिए इकट्ठा ही बैठ के देख लेते हैं ना। जब इकट्ठा बैठ जाते हैं तो अब 2 की बजाय 1 हो गया, एक ही जगह इकट्ठे बैठ गए तो एक ही जगह वोटिंग होगी। पहले अलग अलग वोटिंग होती है। क्लियर है इतना? तो ये क्या है? ये है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस, यानी कि दोनों का झगड़ा हो जाता है या कुछ बात होता है तो उसको पास बैठना होगा। और आज तक भारत के इतिहास में 3 बार पास बैठे भी है। ये दहेज को लेकर था, दहेज को लेकर कानून आया, बोले कि एक ने पास कर दिया, दूसरे वाले पास ही नहीं कर रहे थे, बोले हम पास ही नहीं कर रहे। 1961 में आया था। 1961 में दहेज लेना देना क्या है? अच्छा है ना? बुरा है। दहेज लेना देना बुरा है, और इस वजह से कानून लेकर आए सरकार 1961 में, 1961 में जो कानून लेकर आई उसमें दोनों में झगड़ा हो गया। बोले कि हम नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे। एक ने पास कर दिया, दूसरा पास ही नहीं कर रहे। बोले क्यों नहीं पास कर रहे? कर देना चाहिए था, नहीं पास करना चाहिए था, गलत किया उन्होंने, है ना? पर बूढ़े हैं, मानेंगे थोड़े ना। हमने तो दहेज लिया है, हम कैसे दहेज छोड़ दें? ये तो सोच रहे होंगे। उनको ये लगा कि हो सकता है हर एक महिला एक जैसी नहीं होती, किसी के ऊपर गलत आरोप भी लगा सकते हैं। भाई झगड़ा हो गया, आदमी को कूट पीट दिया किसी महिला ने, ऊपर से ठोक दिया दहेज का केस, अब क्या करेंगे? हो सकता है ऐसा काफी जगह देखा भी गया है। तो पर फिर भी क्या हुआ? झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद दोनों की ज्वाइंट सीटिंग हुई, फिर पास हुआ। ऐसे करके 3 बार हुआ है। वो हम आगे पार्लियामेंट के समय पढ़ेंगे, वो हम बता दिया। आप लिखो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस, यानी कि दोनों का ज्वाइंट सीटिंग होते हैं। दोनों सदनों की एकल बैठक। देख लिया, इसमें ये 3 चीजें हमारे काम की लगी। इसके पूरा संविधान हमने निचोड़ के फेंक दिया, पूरा ढूंढ डांड लिया, देख लिया। भाई इसमें हमें ज़्यादा काम की नहीं लगी। हमारे काम की 3 चीज़ें थी, हमने यहाँ से ले ली। हमारे काम का झांकी थी, दरवाजे थे, और दरवाजे की कुंडी थी, हमने इससे उठा ली। ठीक है, बाकी का उनका घर ऐसे ऐसे बना हुआ था, हमने छोड़ दिया। यहाँ पर हमने क्या किया? फिर अगला क्या किया? कनाडा से हम घूमते घूमते गए, और किसके घर में क्या बना है, चलिए चलते हैं घूमने घूमने। हाँ, कनाडा में यहाँ इस व्यक्ति ने अच्छा घर बना रखा है, तो कनाडा में गए। कनाडा से हमने क्या लिया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, संघीय प्रणाली जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। यानी कि अभी हमने बताया ना, पिता बेटे का झगड़ा होगा तो पिता की बात मानी जाएगी। फेडरेशन यानी संघ होगा, संघ होगा जिसमें पावर किसके होंगे? स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसको लिखिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि संघीय प्रणाली जिसमें मजबूत संघ हो, स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी कि हमने इसमें जब हम देखते हैं ना, पता है देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन पीटी में आते हैं, आपके वहाँ पर फंसेंगे। ये रहेगा कि बताइए ज्वाइंट सीटिंग हमने कहाँ से ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, बताइए किस देश से ली गई है? बिल्कुल, बस यही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, 4 देशों का नाम होगा, आपको टिक लगा देना, ये रहता है। फिर ये है अगला, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअली पावर इन सेंटर, यानी केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां,
लिखिए केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन सेंटर, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अवशिष्ट शक्तियां होता है, भाई आपने डिफाइन कर दिया, सेंटर के पास ये है, स्टेट इस पर कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बनाएगी, दोनों इन चीज़ों पर बनाएंगे। अब बात आई, मैंने जैसे आपको परसों बोला था, क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय जब देश आज़ाद हुआ उस समय उनके पास फ़ोन तो थे नहीं, इसरो भी नहीं था भाई, उस समय किसी ने सोचा था। अब अपने दादाजी को ये बोल के देखना कि अमेरिका ने एक उपग्रह छोड़ा है और वो वहाँ चला गया है। दादाजी हैं आपके? हैं? ऐसा नहीं है। कभी अपने दादाजी टाइप का कोई व्यक्ति हो ना, उसको बोल के देखना, हो सकता है अब तो एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो उनको बोल के देखते कि चांद पर पहुँच गए हैं, तो क्या बोलेंगे वो? एक बार मैंने बोला था, दादाजी और कई सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैं बोला कि अमेरिका ने ना एक उपग्रह छोड़ा था काफ़ी टाइम पहले, वो चांद पर चला गया था। रूस ने भी बोला झूठ बोल रहे हैं, चांद पर कैसे जाएंगे, ऊपर से आएंगे, ऊपर जाएंगे तो नीचे तो गिरेंगे। भाई वो सोच ही नहीं सकते, उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो वो समय ऐसा था, यानी कि वहाँ पर दादाजी के पास कई सारे बुजुर्ग बैठे हुए, तो मैंने ऐसी बात कर लिया गाँव में। तो ये क्या रहता है, उस समय चीज़ें अलग थी, आज चीज़ें अलग हैं। आज जब चीज़ें अलग हैं, नई चुनौतियाँ, जैसे आज आपके पास भाई इंटरनेट से आप शॉपिंग करते हैं, है ना? अमेजन से की है? नहीं की है? फ्लिपकार्ट से? क्या बात है, शानदार है। कई लाख करोड़ का इनका एम्पायर है, बहुत ज़्यादा ये इनसे शॉपिंग करते हैं लोग, कभी कुछ। मैडम खूब शॉपिंग करती रहते हैं, यहाँ पर आते रहता है कुछ ना कुछ। तो क्या रहेगा, जो काउंसलर मैडम है ना वो करते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो ये लेन देन है इंटरनेट के, उस पर भी चार्ज लगता है, वो पैसा किसका होगा, उस पर टैक्स लगाने का अधिकार किसका हो? क्योंकि उस समय तो सोचे ही नहीं थे ऐसा भी होगा। तो जो यानी कि जो इस तरह के नए नए जो सब्जेक्ट आएंगे भाई आने वाले समय में, उसके ऊपर किसको पावर होगी कानून बनाने की, यहाँ दी गई इंडिया में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। कनाडा के संविधान में हमने देखा कि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, तो ये इस तरह की चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ दी गई। चाहते तो स्टेट को भी दे देते, अमेरिका में क्या है, स्टेट को भी है सेंटर को भी है, दोनों को है। यहाँ पर क्या किया, स्टेट की बजाय सेंटर को दे दिया। ठीक है, अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति लिख दिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल कौन नियुक्त करेगा? बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कौन है, किसके नाम पर काम होंगे सारे? राष्ट्रपति के नाम पर। घर के बुजुर्ग के पता है राष्ट्रपति को क्या माना जाता है? घर का बुजुर्ग माना जाता है। जैसे नाम पर उसके होंगे, करता कोई है काम, तो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। जो गवर्नर है इनका अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट, करेंगे इनका अपॉइंटमेंट, बिल्कुल इनका अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट, ये करेंगे। और इनका अपॉइंटमेंट करने के बाद फिर क्या रहेगा, प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर काम करेंगे? दादाजी किसकी सलाह पर काम करते हैं? किसकी? ज्यादातर पिताजी की। ऐसा काम होना है, प्रेसिडेंट सलाह पर काम करते हैं पीएम। और माताजी, पिताजी किसकी सलाह पर काम करेंगे? माताजी की पर, लगभग सब। तो कैबिनेट ये क्या करेंगे, कैबिनेट इनको सलाह देगी, ये फिर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। माना ये जाता है प्रेसिडेंट की सलाह पर ये किया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की। घर की तरह खेल चल रहा है ना, ऐसे ही होता है। क्वेश्चन भी इसलिए ऐसे पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति घर के बुजुर्ग की तरह, बताइए कैसे है? क्योंकि जो क्वेश्चन बनाएगा वो भी तो बेचारा बुजुर्ग होगा ना,
कभी ना कभी उसने भी भुगता होगा, अरे हमारे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चलिए क्वेश्चन में डाल देते हैं, पूछते हैं। तो ये क्या रहेगा यहाँ पर प्रेसिडेंट। अगला क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारिता की शक्ति। अब क्या रहता है, पिताजी ने कोई सलाह दी, माताजी ने कुछ सलाह दी दादाजी को, अच्छा पैसे खर्च कर दो, दादाजी सोचेंगे पैसे, या दादी जी जो भी है घर का बुजुर्ग सोचेंगे अच्छा पैसे खर्च करने हैं, चलिए कर तो देंगे। किसी दूसरे बुजुर्ग से पूछे, अरे मैं सारे पैसे जमीन जायदाद इनके नाम कर दूंगा, घर से तो नहीं निकाल देंगे। अब समझ गए, लगभग यहाँ भी ऐसे ही रहता है। अगर आपकी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है जिसमें आपका लोअर हाउस है और अपर हाउस है, कोई कानून बना देते हैं, कानून बना दिया देश के लिए, कैसा होगा, हो सकता है फायदेमंद हो सकता है नहीं फायदेमंद। जैसे गुस्सा आ गया पूरे देश को, दिल्ली में बम विस्फोट हो गए, हैदराबाद में हो गए, नागपुर में हो गए, जयपुर में हो गए, पटना में हो गए, इसके अलावा एमपी में हो गए, मतलब कई जगह एक साथ बम विस्फोट कर दिया पाकिस्तान ने या किसी भी देश ने आकर, XYZ देश ने, आतंकवादियों ने कर दिए। अब क्या होगा, सबको गुस्सा आ जाएगा, ये क्या है, ऐसा कानून बना दो जो भी शक दिखे, जिस पर भी शक हो उसको उठा के जेल में डाल दो। गुस्से में ऐसा कानून मान लो बना देते हैं, जिसको भी आतंकवादी मिले उसकी सारी सुनवाई कैंसिल करके उसको सीधे फांसी पर लटका दो। ऐसा नहीं होता है, पर मान लो ऐसे गुस्से में बना दिया कानून कि जो भी इस तरह का हो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो, सब कुछ कर दो, ऐसा काफ़ी सख्त कानून बना दिया। हो सकता है शक के दायरे में कोई निर्दोष भी आ जाए, यानी कोई इस तरह का कोई कानून ऐसा बन सकता है। तो क्या हो गया, ये कानून सिग्नेचर करने किसके पास जाएगा, दादाजी से पूछा जाएगा। दादाजी बोलेंगे सिग्नेचर तो कर दूंगा पर एक बार पूछ लेता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे, बोलेंगे पूछोगे तो किससे पूछेंगे, सरकार तो हम चला रहे हैं। बोले आप सरकार चला रहे हो, आपके पास तो लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बना सकते हो, उनको लागू कर सकते हो। एक और आदमी भी तो बैठा है पड़ोस में, कौन है, जुडिशरी से पूछ लेंगे हम, न्यायपालिका से पूछ लेंगे कि क्या ठीक है या गलत है। या सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, यानी उसको सलाह देना न देना, पड़ोसी तो है, क्या करे मुझे नहीं पता, जो करना है कर लो, आप अपने घर में जानो, बता दो क्या करे, ठीक है आप ये कर लो। यानी सलाह देना न देना उसके ऊपर है, पर उसको पावर तो है ना सुप्रीम कोर्ट को। ये कैसे दिया, और एक होता पावर ही नहीं दिया है। ये कनाडा में हमने देखा, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो सलाह दे सकता है। किसको सलाह दे सकता है, इंडिया में राष्ट्रपति को दे सकता है। ऐसे करके हमने यहाँ पर शामिल किया। तो अब क्या होता है ना, इसका अब देखिए हुआ क्या, एक बार इसको यूज भी किया गया, ऐसा नहीं है। केरल सरकार ने एक कानून बनाया शिक्षा को लेकर, जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके कुछ समय बाद एक कानून बनाया एजुकेशन को लेकर। तो वहाँ क्या हुआ, बनाया स्टेट ने बनाया कानून, सिग्नेचर के लिए आया गवर्नर के पास, लास्ट में आया ना गवर्नर के पास, केरल के राज्यपाल के पास आया। केरल के राज्यपाल ने बोला चलिए राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, क्योंकि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को भेजने की पावर होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, भैया आप देख लो, आपको ज़्यादा ज्ञान होगा, पूरा देश देखते हैं, तो हमारे तो थोड़ा समझ से बाहर लग रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति बोला यार ये तो टेंशन की बात होगी, हमारे ऊपर भेज दिया। उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, बता दो क्या करें। सुप्रीम कोर्ट अब ये यहाँ पर पूछा था एक बार, ठीक है, वो देना नहीं देना उसके ऊपर है, ऐसा कई बार पूछ चुका है। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ये हमने देखा ये वहाँ पर कनाडा में थी, ठीक है।
अगला है, अगले देश में फिर हमने देखा ठीक है इसमें हमें काम की यही चीज़ें लगी उसके संविधान में। देखिए हमने पूरा संविधान कॉपी नहीं कर रखा है, जो हमें काम की लगी वही चीज़ें हमें लगा कि ये हम यहाँ लगा सकते हैं। भाई अच्छी बात है ना, काम अच्छे होंगे, सलाह ज़्यादा अच्छे से होगी तो और अच्छा होगा, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अगला आया आयरलैंड करके देश, जो बोला था ना इंग्लैंड के पास में है आयरलैंड, यहाँ पर ये देश आया। इसमें हमने देखा अरे इस संविधान में ढूंढते ढूंढते गए, आयरलैंड लिख लो आप, लिख लिया आयरलैंड। यहाँ से इससे क्या लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। यानी क्या है इसमें, ये देखा यार घर वाले तो बड़े अच्छे से मिलजुल के खाना खाते हैं शाम को बैठ के, मकान नहीं लिया, घर वाले अच्छे से खाना खाते हैं। पिताजी ने तो बच्चों के लिए हर महीने का कोटा फिक्स कर रखा है कि हम तो इतने रुपए तो बच्चों को देंगे ही देंगे। इससे क्या हो रहा है, इससे ये है कि बच्चे खुश हैं, क्योंकि वो क्या है उनको कई बार रुपए बचा लेते हैं, कई बार खर्च कर देते हैं। ये है तो ये उन्होंने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। यानी कि हमने देखा आयरलैंड के संविधान में, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। इनको हमने यहाँ से देखा, ये तो अच्छी बात है, हमारी सरकार को भी ऐसा करना चाहिए लोगों के लिए, भाई लोगों के लिए तो सरकार बनी है ना। यहाँ से ये चीज़ें हमने उठा ली, सरकार इस एंगल पर काम करेगी, ठीक है। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। दूसरा हमने ये देखा लोअर हाउस तो हमने बना दिया था, हमने 2 हाउस बनाए, कौन कौन से बनाए बताएंगे आप? लोअर हाउस और अपर हाउस 2 बनाए थे हमने। अब हमने ये देखा इसमें तो समझ में आ गया भाई सीधे के सीधे हम अपॉइंट कर देंगे, चुन देंगे। इसमें कैसे चुने, इसमें समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया। वहाँ से चुन तो दिए, सब में चुने हुए बैठेंगे तो फिर अलग क्या हो गया, फिर अलग क्या हो गया। तो अब इसमें समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, कैसे इसमें किन लोगों को चुने। तो इसमें फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भाई अपर हाउस है ना, यहाँ पर इसका नॉमिनेशन कैसे होगा। उन्होंने देखा कि अरे आयरलैंड के संविधान में ऐसा है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर ऐसे इनडायरेक्टली चुनाव होते हैं। तो ये है नॉमिनेशन, सॉरी नॉमिनेशन यानी कि जैसे राष्ट्रपति वगैरह भी वो करते हैं, नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर, तो इसमें ये कैसे रहेंगे, ये रहेगा, ठीक है। आप लिखिए, हाँ चुने क्या होता है ना, देखिए 200 कितने मेंबर हैं आपके, 250 मेंबर हैं, इसमें 12 सदस्य हैं ना। इनको राष्ट्रपति ये सोचते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इलेक्शन में नहीं लड़ के आए, क्योंकि आपने कभी देखा है इलेक्शन से पहले एक बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा होता है, जिस दिन इलेक्शन लड़ता है उसी दिन वो बेईमान हो जाता है। देखा है कभी, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो उसको इलेक्शन में खड़ा कर दो, अपोजिशन क्या करेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, उसमें इतनी कमियां निकाल देगा। तो अब ऐसे करने के बाद कई बार क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति जो अच्छे काम किए हैं वो इलेक्शन लड़ते नहीं, सोचे छोड़ना क्या करना है इलेक्शन लड़के, देश में तो उनकी भी ज़रूरत है, तो उनका नॉमिनेट करेंगे राष्ट्रपति 12 मेंबर को आपके अपर हाउस में। तो ये रहता है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इलेक्शन निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अगला है कि राष्ट्रपति को हम कैसे चुनेंगे, कौन चुनेगा कौन नहीं चुनेगा, ये उठाकर वहां से लिया है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप पूछा जाता है ना, आपका डीपीएसपी वाला रहता है, उसको बेशक निशान लगाते जाना। कनाडा वाले में होता है स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला रहता है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी केंद्र के पास मजबूत केंद्र है। फिर हम गए जापान के पास। जापान में हमने एक की चीज काम की लगी,
प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आज पेपर में भी देखेंगे ना, कसाब करके एक व्यक्ति था, उसको फांसी दी गई थी। उसको अजमल कसाब था, उसने मुंबई में होटल पर हमला किया था। तो ये क्या है ऐसे, यानी उसको फांसी कैसे दी गई? कानूनी प्रक्रिया से। सबको पता था ये आतंकवादी है, इसने बम फोड़े हैं, लोगों को मारा है, बुरा है, पर उसको भी ऐसा नहीं है उठाकर फांसी में लटका देंगे, नहीं, उसके लिए जांच होगी, हाँ इसने मारे हैं नहीं मारे हैं, उसके बाद उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, एक प्रक्रिया है, उसके बाद ही किसी को सजा दी जाएगी। ये क्या कानून ने जो बता दिया उसी के अनुसार हम चलेंगे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अगला है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। मैंने बताया ना अभी उसका छोटा रूप रसिया है। इसमें क्या आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। भाई आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी ना, क्या जिम्मेदारियां होंगी? पिताजी को पिताजी बोलेंगे, डैडी नहीं बोलेंगे, डैडी बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। कई जगह हो सकता है बचपन से डैडी बोलते हो, नाम लेकर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और कंधे पर हाथ रखकर तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। अगर आपने रख दिया तो क्या रहेगा? अच्छा, हो सकता है हंसी मजाक में आप खुश हैं, भले ही वो क्या बोलते लाड प्यार में भले ही रख दें, वैसे आपने कंधे पर हाथ रख दिया, अच्छा चलिए दोबारा हाथ रखने का रहेगा ही नहीं ठीक से। तो ये क्या है, यानी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए भारत के संविधान ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं हर एक व्यक्ति को, कैसे जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, भाई अच्छा है, करो तो अच्छा है, नहीं करो तो नहीं अच्छा है, क्योंकि वो कुछ ये नहीं बोलता आपके ऊपर, भाई नहीं करोगे तो आपको ये हो जाएगा। हाँ, पर क्या हुआ, एक कानून बना दिया गया, उसको ये दिया गया अगर आप तिरंगे झंडे को जलाते हो, हम आगे पढ़ेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, अगर आप तिरंगे झंडे को जलाते हो तो क्या होगा, आपको सजा मिलेगी। जैसे बताया ना, जैसे आपने ऐसे रख दिया, लाड प्यार में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने करीने से वैसे रख दिया, अच्छा हम बताते हैं, तो फिर आपको सजा मिलेगी। सेम फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर कई सारे कानून बना रखे, उन कानूनों का उल्लंघन करने पर आपको सजा मिलती है। फंडामेंटल ड्यूटी के आधार पर नहीं मिलेगी, पर उन कानूनों का उल्लंघन करने पर मिलेगी। जैसे आप किसी को हेट स्पीच नहीं कर सकते, किसी को नफरत फैलाने वाला जाति के नाम पर कुछ नहीं बोल सकते, धर्म के नाम पर नहीं बोल सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये दिया गया सब मिलजुल के रहें, अच्छी बात है मिलजुल के रहें, पर क्या है एक कानून बना हुआ है, अगर आप हेट स्पीच फैलाते हो, किसी को जाति के बारे में बोलते हैं, धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, चलिए आपको पकड़ के जेल में ले जाते हैं। सेम चीज़ें यहाँ ये देखा कि फंडामेंटल ड्यूटी हमने देखा कि किसके संविधान में है। हम ऐसे घूम रहे थे तो घूमते हुए मैंने देखा देश आज़ाद होने के बाद, अच्छा यूएसएसआर के संविधान में ये चीज़ें तो अच्छी हैं, यहाँ से हमने उठा ली। क्योंकि बात ये आ रही थी, भाई क्या पिताजी के चरण छूने चाहिए सुबह सुबह? यहाँ पता लगेगा छूने चाहिए या नहीं छूने चाहिए, तब हम पढ़ेंगे। तो यही बात हो रही थी ना, एक बोल रहा है छूने चाहिए, दूसरा बोल रहा है छूने नहीं चाहिए। हम पब्लिक में बोलेंगे भाई लोगों का क्या जिम्मेदारियां होंगी, कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है। एक नेताजी सोचेगा यार जिम्मेदारी तो क्या करें, जिम्मेदारी ये होनी चाहिए माँ बाप का कहना मानना चाहिए। अब पता लगा एक पिताजी ऐसा है, चलिए आपको पढ़ाई पढ़ी मत करिए, मेरे साथ काम धंधा करिए। सब तरह के पिताजी हो सकते हैं, हो सकता है एक माता जी ऐसी हो सकता है कि एक गुरुजी ऐसे हो सकता है एक शिष्य ऐसे हो, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था ना। फिर देखा कि ये देखते हैं भाई किसके देश के संविधान में किस में है, कुछ ऐसी चीजें हैं क्या कुछ जिम्मेदारियों की। तो देखा कि अच्छा यूएसएसआर के संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं, वहां से हमने जो काम का लगा उठा लिया। अगला है आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के इन द प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, जिसमें है आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय।
इसमें से यूएसएसआर वाले में पूछा जाता है तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जाता है। राजनीतिक और राजनीतिक अलग होते हैं। नहीं, एक ही होता है उसको, हाँ एक ही होता है। जैसे लिखने में कई बार इधर उधर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक होता है। अगला है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का संविधान यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। यानी हमने देखा है ना देश में, देखो हमने देखा है ना देश में कि संसद की सरकार है, संसदीय शासन प्रणाली, लोकसभा है, राज्यसभा है, अपर हाउस है, लोअर हाउस। हमने देखा ना ये चीज़ें ना वहाँ से ली गई हैं, हमने वहाँ से देखा कि वहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं, वो लिया है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ब्रिटेन से लिया गया है रूल ऑफ लॉ। यानी देश में कानून का राज है। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कहीं बीड़ी पीते पकड़े गए तो क्या होगा पब्लिक पैलेस में? भाई आप कहीं बैठे हो, आपको देखे अरे दोनों तो बीड़ी पी रहे हैं, आप क्या करेंगे पब्लिक पैलेस में? आप अधिकारी हो गए तो उनकी पर्ची काट देंगे, आप यहाँ क्यों पी रहे हैं। वो बात अलग है कि नहीं पिएंगे, पर मैं ये बोल रहा हूँ अगर ऐसे होते हैं, कानून उनके लिए भी वही है जो हर आम व्यक्ति के लिए है कि नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान वर्जित है। पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। जो जुर्माना बाकी पर लगेगा, चाहे पीएम है या सीएम है, सब पर बराबर लगेगा। तो ये क्या है? रूल ऑफ लॉ। अब आप ढूंढने मत लग जाना कहीं पीते मिले और ठीक है। मैंने आपको किरण बेदी का बताया था ना, उसने क्रेन से उठा ली थी। कानून तो सबके लिए है ना। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, काफ़ी ताकतवर थी इंदिरा गांधी जी, तो कानून बराबर है सबके लिए। कोविड के समय आपने देखा होगा सिपाही थे, पर्ची काट दे रहे थे किसी भी नेता की, किसी भी बड़े अधिकारी की। अगला है लेजिस्लेटिव पावर प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। इसका होता है विधायी प्रक्रिया। लेजिस्लेटिव यानी विधायी, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया। अगला है आपका सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। विधायी प्रक्रिया जैसे कि कानून कैसे बनेंगे, कौन कानून रखेगा, कैसे डिबेट होगी, वो सारी चीजें हैं विधायी प्रक्रिया में। ठीक है। अगला है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यानी लोग कैसे रहेंगे, एकल नागरिकता, ड्यूल नहीं, एकल, यानी एक तरह की नागरिकता। अमेरिका में ड्यूल नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप है। यानी जैसे आप एमपी के हैं, बिहार के हैं, तेलंगाना के हैं, या फिर आप तमिलनाडु के हैं, या फिर राजस्थान के हैं, हर एक स्टेट की अपनी एक सिटीजनशिप है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है। अमेरिका में ऐसा है। इंडिया में तो कोई व्यक्ति है तो पूरे देश का ही है। सिटीजन ऑफ इंडिया ये लिखा जाता है आपके पासपोर्ट पर, वहाँ पर होगा सिटीजन ऑफ इंडिया, साइड में लिखा होगा सिटीजन ऑफ फलाना स्टेट। यहाँ पर होता है सिटीजन, सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल, यानी देश में प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, उसको पास कई सारे मंत्री होंगे जो मिलके, बताया था ना मंत्रिमंडल 70 से 80 मंत्रियों का मंडल है, उनमें एक प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल ये यहाँ पर देखा हमने तो वहाँ से लिया है। ठीक है। अगला है आपका प्रेरोगेटिव रिट्स, यानी ये है याचिकाएं, जो याचिकाएं होती हैं ये आ जाएगा, इसकी याचिका लिख देना। अगला है आपका ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये नहीं काम का। बाइकैमरलिज्म, ये लिखिए, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीयता, यानी कि एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, हमने वहां देखा कि वहां से उठा लिया हमने।
पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब होता है संसदीय प्राथमिकता, यानी अगर कोई बात होगी तो संसद को प्राथमिकता दी जाएगी, ये होता है। पर ये ज़्यादा काम का है बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक, यानी 2 सदन होंगे, अपर हाउस लोअर हाउस। फिर हमने देखा अमेरिका से, कितने हैं ये, खत्म ही हो गए। अमेरिका से हमने उठाया फंडामेंटल राइट, अमेरिका में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो हमने देखा रे देश में लोगों को हम अधिकार तो देना चाहते हैं, पर क्या किसी देश ने दिए हैं? हमने देखा हाँ अमेरिका ने दिए हैं और देश काम कर रहा है। पहले क्या होता था ना, पहले ये बोलते थे अगर राजा ने लोगों को अधिकार दे दिए तो लोग राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या रहा, एक मिनट, पहले ऐसे माना जाता था कि आप राजा के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे अगर अधिकार दिए तो, इसलिए अधिकार देते ही नहीं थे। औरंगजेब को चिंता थी कहीं उसके बच्चे उसका शासन न हथिया ले, उसकी सरकार ने हथिया ले, उसने उनको ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं, ये बोला जाता है नहीं सच, पर ज़्यादा पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, बच्चे गड़बड़ कर गए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, यानी देखा गया कि अधिकार किस देश में दिए गए हैं, अमेरिका के संविधान में है, वहाँ से हमने उठाए। अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, भाई जुडिशरी को कैसे उसको फ्रीडम रखी जाए, जैसे कैसे जुडिशरी को एकदम फ्रीडम दिया जाए, ये हमने देखा आपका इंडिपेंडेंस, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान में दी गई है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, अरे गलती तो किसी से भी होती है, अगर न्यायालय से ही गलती हो जाएगी, जुडिशरी से ही गलती हो जाएगी तो उसको ठीक कौन करेगा। ये हमने यहाँ से देखा कि समीक्षा, यानी अगर कोई कानून बनाए उसको दोबारा से देख सकती है, ये दिया आपका जुडिशियल रिव्यू। यहाँ से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर अभियोग। देखिए अभियोग होता है किसी को ऊपर मुकदमा चलाना, राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति है, बहुत बड़े हैं, बड़े व्यक्ति पर क्या लगेगा, महान व्यक्ति है, महाभियोग, अभियोगी लगेगा, नाम बड़ा कर दिया महाभियोग। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर बहुत बड़े वाला अभियोग लगेगा, उसको बोला गया महाभियोग। अगला है आपका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनको जजों को कैसे हटाया जाए। भाई कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा, अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनको कैसे हटाया जाएगा, ये हमने देखा अमेरिका के संविधान में ठीक तरह से दिया गया है, वहाँ से हमने उठाया। लिखो रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जज, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, हमने देखा अमेरिका में एक राष्ट्रपति नहीं काम करते तो उपराष्ट्रपति काम करते, और इंडिया में ऐसा कई बार हुआ है कि राष्ट्रपति जी एक्सपायर हो गए तो उपराष्ट्रपति ने काम किया है। तो ये हमने लिया पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भाई कानून बन गया, कानून पर कोई तो सिग्नेचर करने वाला हो ना। मान लो आपने कानून बना दिया, कानून बनाया कि यहाँ से मान लो चाइना ने अटैक कर दिया, कानून में ये है कि भाई इसमें मिलिट्री को अच्छी खासी पावर दे दो, अभी तक कानून नहीं है, बना दिया, सिग्नेचर कौन करेगा, कोई तो हो ना, सिग्नेचर किए बगैर कानून बनेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल। अगला है जर्मनी,
जर्मनी भी था उस समय, हमने लिया कुछ चीज़ें। जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल में जर्मनी, यहां लिखिए आप जर्मनी। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, निलंबन यानी उनको सस्पेंड कर देना। सस्पेंशन का मतलब समझते हो आप क्या होता है? सस्पेंशन, क्यों सस्पेंस बना के रखे हो, बता दो जरा। सस्पेंड, किसी को वो सुना है ना, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया क्या होता है? नहीं। फिर बर्खास्तगी क्या होता है? हाँ, सस्पेंड ने तो इधर का नहीं उधर का बीच में लटका दिया। यानी कि अगर आपने गलत किया तो आपको हटा दिया जाएगा, सही किया तो इधर बहाल कर दिया जाएगा, बीच में लटका दिया, सस्पेंड कर दिया। होता है ना, सस्पेंस बनाए रखा है, पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है। सेम है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि मौलिक अधिकार खत्म नहीं किए जाते, जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय के लिए मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं। जैसे आप पब्लिक प्लेस में खड़े होकर ये नहीं चिल्ला सकते सरकार ये कर रही है वो कर रही है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट वगैरह का रहता है, ये सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं। इसके अलावा आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती क्यों आर्मी में भर्ती कर रही है। ये जो आपके राइट है ना, ये सब रोक दिए जाते हैं। सरकार को काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। और इस तरह के राइट कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी में कौन थे इससे पहले? हिटलर। तो ऐसे काम कर सकते हैं, तो इससे एक तुक्केबाजी से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको बोला गया वे बीमार, वे बीमार, वे बीमार यानी कि एक वहाँ का संविधान, एक जर्मनी का वे बीमार करके वहाँ संविधान है। यानी कि एक ये क्या था ना, वे बीमार ये है, इसको ये मानते हैं पूर्व जर्मनी, पूर्व जर्मनी उससे लिया गया है। जर्मनी का जो पहले का नाम था ना, उस टाइप का मान सकते हैं हम। पर आप जर्मनी लिखना, हमारे काम का जर्मनी है, ये आपका इतिहास वाला विषय आता है। वे बीमार, अगला है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया, यानी देश में संविधान तो बना दिया गया, उसमें कैसे संशोधन किया जाएगा, ये हमने देखा। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने लिया यहाँ से, ठीक है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस तरह करेंगे, कौन संशोधन करेगा कौन नहीं करेगा, कल को बदलना पड़ा तो क्या करेंगे। हमने कल देखा था ना, 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ये हमने किया। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वो तो नॉमिनेशन वाले थे, ये निर्वाचन, उनको कैसे निर्वाचन किया जाएगा, कौन करेगा, ये यहाँ से लिया गया है। वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, वो वाला था, ठीक है, 12 मेंबर वाला। फ्रांस से क्या लिया गया? रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जो हर 5 साल में बदलता रहता है। एक बार राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो 10 साल रहे थे, नहीं तो हर 5 साल में बदलता रहता है राष्ट्रपति। ये रहता है रिपब्लिक, यानी इंडिया में कोई राजा रानी नहीं है। रिपब्लिक का होता है प्रजातंत्र, लोगों का प्रजातंत्र, सॉरी इसको बोला जाता है गणतंत्र, हाँ गणतंत्र, गणतंत्र लोगों का
हेड ऑफ द स्टेट लोगों द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैदाइशी वहाँ बैठा हुआ है जिसको आपको मानना है हर बार। इसके बाद अलावा है आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी होता है स्वतंत्रता, इक्वलिटी समता, और फ्रेटर्निटी होता है बंधुता के आदर्श। ठीक है, यानी कि हमें सबसे मिलके रहना चाहिए, सब आज़ाद हैं, भाई बंधुता से रहें। ये सारी चीज़ें है ना, ये यहाँ से ली गई हैं। आपकी समान है, सब कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये लिया गया है आपका फ्रांस के संविधान में। क्योंकि हमने ये देखा, फ्रांस में आपने नाम सुना है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें ये नारे लगाए गए थे इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वाले, यहाँ से लिया गया है। ये था आपका आज का। कुछ पूछना है? इससे पीटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक आ जाते हैं इससे। अगला है हमारा फंडामेंटल राइट। हाँ, ब्रिटेन ही है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य है। हाँ बिल्कुल। क्या है ना, ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन ना जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे आसपास के जो छोटे छोटे जगह है ना, इनको मिलाकर एक इकट्ठा बना दे तो सेम जो ब्रिटेन है ना, उसमें ना आप देखेंगे वो दो तीन वो छोटे छोटे राज्य हैं, उनसे मिलकर बना है, स्टेट से मिलकर बना, यानी छोटे छोटे जो अलग अलग हिस्से थे उनसे मिलकर बना है। आयरलैंड का हिस्सा कुछ लिया है, कुछ इस तरह का लिया गया। वेल्स है, जो मेन ब्रिटेन है वो तो छोटा सा था, तो दो तीन को मिला के बोल दिया, उसको बोला कि यूनाइटेड किंगडम। अगला हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया कि आपका संविधान कैसे बना है। मेन क्या क्या चीजें संविधान में कहाँ से लिया गया है। अब हम देखते हैं संविधान में कई सारी चीजें हैं, ये भी दिया है कि देश कहाँ होगा, क्या होगा, कौन लोग होंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे अधिकार क्या हैं। भाई अधिकारों की बात आती है ना, हमें क्या दिया है देश ने, सबसे पहले देखते हैं, बाकी चीजें बाद में निपट लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि देश ने हमें क्या दिया है, आपके अधिकार क्या है, ताकि आप एक, जब तक आपको अधिकारों की जानकारी नहीं है तब तक आप कैसे हैं, कैसे प्राणी हैं, कैसे जीव हैं, कैसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर शक्तियां हैं, छुपी हुई हैं। ये माना जाता है, आपको पता ही नहीं है आप क्या है, क्या आपको मिला है, देश ने क्या दिया है। ये आते हैं आपके फंडामेंटल राइट, जो कि आपके संविधान में लिखे गए हैं। भाग 3 लिखिए, कहाँ से कहाँ तक है। पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार। हो गया। फिर आपने ये पेपर में पढ़ा होगा हर दूसरे तीसरे दिन कि क्या है, माई प्राइवेसी माई राइट, मेरी निजता मेरा अधिकार। आप क्यों कहीं इंटरनेट पर सरकार ने बैन लगा दिया है, कहीं पर क्या होता है सिटीजन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया उनको प्रोटेस्ट करने का। ये आपको न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ खबरें मिल जाएंगी। ये रहता है, जैसे ये केस है ना, आप ये देखना, ये काफ़ी फेमस है। जो भी हो यहाँ पे हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है, ठीक है। आपको जैसे ही आज निकालनी होगा, जैसे जैसा बोलेगा, जहाँ से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है, जहाँ से चाहे वहाँ से भी रास्ते करवा सकता है, ठीक है। घोड़े पर सवार दूल्हे को पुलिस की ओर से भरोसा क्यों दिया जा रहा है, ये जानने से पहले आपको इस पूरी घटना की एक दूसरी तस्वीर समझ में आया क्या?
भी आपका मन करे, आपको फ्रीडम ऐसे संविधान ने जब अधिकार दे दिए हैं तो छीनने वाला कौन होता है? अधिकार क्या है, अधिकार क्या नहीं है? क्या वो बारात निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। ये पिछले साल की घटना है, तो उसको कहाँ से, संविधान में कब दिए थे अधिकार? 1946 में, 1946 से लेकर 1949 तक ये सारा सब कुछ लिख दिया था। 1949, 50 भी मान लोगे, 50 से आज तक कितने साल हो गए? तकरीबन आप लगा लो 50 साल वो हो गए, 25 साल ये लगा लो, 49 से लगाएंगे तो 25 और 50 कितने हो गए आपके? 75 के आसपास। तो इतने साल हो गए। तो अब क्या होता है, बवाल हो जा रहा है। इतने साल पहले अधिकार दिए हैं, आज इशू हो रहा है, यानी गड़बड़ तो है। पिछले साल की घटना है तो यानी आपके अधिकार क्या है आपको पता नहीं होगा, तो आप कैसे काम करेंगे? फ्रीडम है ना भाई, कोई रोकने वाला कौन होता है? ये देखिए, ये तस्वीर देख आपको काफी गुस्सा आ सकता है। इस तस्वीर में गांव के बीचों बीच खुलेआम भरी दोपहर में पुलिस के सामने बिना किसी डर और खौफ के पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस बार बार भीड़ को डरा धमकाकर संभालने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन उन्मादी भीड़ पर सवार है पत्थरबाजी का भूत, जो उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये 3 तस्वीरें अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करती हैं, और वो कहानी क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ये तस्वीर आई है, गलत है ना ये? क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं? फिर इसके पास पुलिस वाले क्यों खड़े हैं? अधिकार दिया तो अपने अधिकारों को छीन ले। ये हम आगे बात एमपी की छतरपुर की चौराई का, तो मतलब कि ये है, ये आगे देखेंगे इसको। तो यानी कि ये इस तरह की जो बातें हैं वो आपको क्या क्या मिले हैं, क्या क्या नहीं मिले हैं, कौन होगा, पुलिस वाले क्यों खड़े हैं, इनका जवाब ना आप जैसे ये पूरा अपना लेक्चर होगा तब आपको खुद मिल जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप देखिए इसका फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार लिखिए। ये क्या है, भारत के संविधान में दिए गए हैं, यहाँ तक कि लिखना। इनको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, पार्ट 3 में दी गई है, बस यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हमारा देश में जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, कुछ बताएंगे आप? इधर लिखा हुआ है क्या? अच्छा, ये तो 6 हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं, सही बोला आप। इनको लिख लो। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में फिलहाल 6 अधिकार दिए गए हैं, आपको पता लग जाए, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये लिख लेना, इसके बारे में फिर हम कल डिटेल में बात करेंगे, ये लिख लेना, ठीक है। इसके बारे में हल्का सा पढ़ के भी आना, ये अधिकारों को बस आप यहाँ तक लिख लेना, इनका नाम वगैरह, बाकी डिटेल में हल्का पढ़ के आना और बात करेंगे।